क्या मैंने कभी घर खरीदा भी है या मैं किराए पे रहता हूं? क्या मुझे पता भी है कि एवरेज इंडियंस के लिए घर खरीदना कितने फख्र की बात होती है? मैं इस हद तक होम ओनरशिप के खिलाफ क्यों बात करता हूं? क्या यह सच नहीं है कि प्रॉपर्टी इंडिया में सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी है? क्या घर खरीदना एक प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है? वेट, आप सोचेंगे मैं अपने आप से इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्या मुझे इन सवालों का जवाब नहीं पता है, या मेरे लिए ये मीडिया का एक क्लिकबेट स्ट्रेटजी है? मैं अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे सवाल खुद से पूछ रहा हूं, लेकिन दरअसल ये मेरे सवाल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और ये कुछ वो सवाल हैं जो मेरे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमेशा आते रहते हैं। मेरे मेल बॉक्स पे भी इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते हैं। लोग यहां तक कहते हैं कि मैं अपना जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स है उसको ऐसे नॉन इश्यूज पर क्यों वेस्ट कर रहा हूं। मैं देखिए इस मोमेंट पे जब बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं जिनके दिमाग में जेन्युइनली ये क्वेश्चंस है कि मैं रियल एस्टेट को एक खराब इन्वेस्टमेंट चॉइस क्यों बताता हूं। मेरा इरादा उन क्रिटिक्स को एड्रेस करने का नहीं है जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जैसे बिल्डर, ब्रोकर, जो हमेशा एक जिल्टेड लवर्स की तरह क्रिटिक बनकर मेरे ब्रूटल ऑनेस्ट ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जब मैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया पे बात करता हूं और खासकर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे बात करता हूं तो मैं वो बोलता हूं जो एक प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है। लेकिन आम पब्लिक में जो ये बार बार सवाल उठता है उसकी एक वजह मैं समझ सकता हूं कि मैं जो कहता हूं वो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है ज्यादातर इंडियंस के लिए। कल्चरल कंडीशनिंग इंडिया में ऐसी है कि आपको शुरू से यह समझाया गया है कि रियल एस्टेट जो है वो बेस्ट असेट क्लास है, आपकी सोशल सिक्योरिटी है, आपको घर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब मैं उसके कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन देता हूं तो सवाल उठना लाजमी है। रिसेंटली मैं मुंबई जा रहा था तो एयरपोर्ट पे एक सज्जन मुझसे टकराए, अपना परिचय दिया और बताया कि वो मेरे YouTube चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं। आपस में बातचीत हुई और उसके बाद मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं किराए के घर पे रहता हूं। देखिए, मैं ये एडमिट करता हूं कि बहुत सारे जो ऐसे सवाल मुझसे उठते हैं वो इसलिए उठते हैं कि मैं होम ओनरशिप को इन्वेस्टमेंट चॉइस के एंटीथेसिस में बात करता हूं। तो ज्यादातर लोगों का यह ओपिनियन बनता है कि मैं होम ओनरशिप के खिलाफ शायद इसलिए बोलता हूं कि मैं खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं रेंट पे रहता हूं तो मैंने कहा नहीं, मेरा अपना घर है। अब इन सज्जन के चेहरे पे थोड़े से डाउट्स आए, इनकी आंखों में मैंने पढ़ा कि थोड़े डाउट के साथ इन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा आपका जो घर है क्या आपने की पेरेंटल प्रॉपर्टी है जो आपको इनहेरिटेंस में मिला है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ साल पहले उसे खरीदा है। अब जो चेहरे पे उनका सरप्राइज था वो सरप्राइज अचानक से कंफ्यूजन में बदल गया। फिर उन्होंने कहा क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं? मैंने कहा जी बिल्कुल पूछिए। तो मैं, हालांकि वो सवाल मैं एडवांस में एंटिसिपेट कर चुका था। उन्होंने मुझसे पूछा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं घर खरीदकर बहुत डिससेटिस्फाइड हूं और यही वजह है कि मैं YouTube पे आकर के इतना बिटरनेस दिखाता हूं प्रॉपर्टी ओनरशिप के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादातर बिल्डर को हिट करता हूं, उसमें से कुछ अच्छे बड़े नाम भी हैं जिनको मैं हिट करता हूं। मैंने उनसे कहा देखिए, मेरा डिससेटिस्फैक्शन जो है घर खरीदकर सिर्फ एक प्रॉपर्टी के साथ रहा है जो मेरा पहला प्रॉपर्टी था। वो एक बैड फाइनेंशियल डिसीजन था, बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने मुझे काफी वाइज भी बना दिया है। ये बताकर मेरे चेहरे पे वैसे बहुत स्माइल था, लेकिन सामने वाले बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। और उसके बाद उन्होंने पूरे एक क्वेश्चंस की बम्बार्डिंग शुरू कर दी। उनका पूरा टोन भी बदलता सा गया। उन्होंने मुझसे कहा कि जब आप खुद घर खरीद चुके हैं तो आप प्रॉपर्टी बाइंग के खिलाफ एडवाइस क्यों देते हैं? आप क्यों कहते हैं ये एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन है? आप क्यों ऐसा कहते हैं कि रियल एस्टेट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लो है? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? क्या ये
जो सबसे महत्वपूर्ण उनका सवाल था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर आपने वीडियो कंटेंट क्रिएशन को कंट्रोवर्शियल बना करके क्लिकबेट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं। मेरे लिए ये डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा, सस्पेंस खत्म करना पड़ा, क्योंकि मेरा फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम शुरू हो चुका था। तो मैंने उनसे कहा, देखिए ऐसा है, मैंने एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदा है, लेकिन ये मेरे रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि मैं अपना सारा पैसा, अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह पे पार्क नहीं करना चाहता था। तो मेरे लिए रियल एस्टेट जो है वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के साथ साथ मार्केट का रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी है। मैं हमेशा समझता हूं कि रियल एस्टेट रिटर्न्स जो हैं वो बहुत पुअर होते हैं। किसी भी दूसरे असेट क्लास से जब आप कंपेयर करेंगे तो रियल एस्टेट रिटर्न्स जो हैं अक्सर स्टॉक मार्केट को छोड़ दें, म्यूचुअल फंड को छोड़ दें, गोल्ड से भी कम रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फाइनेंशियल असेट्स को आपको इवैल्यूएट प्रॉपर्ली करना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि मैं इस तरह के जो ब्रूटल ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं, यह कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं देता हूं। ये इसलिए नहीं देता हूं कि कोई मेरे बिजनेस स्ट्रेटजी का ये पार्ट है या मुझे अपना यूट्यूब पे व्यूअरशिप बढ़ाना है। ये मेरे जेन्युइन ओपिनियन है और इसका मुझे प्रोफेशनल फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि एज ए रियल एस्टेट जर्नलिस्ट मैं रियल एस्टेट कंपनीज की ब्रांड रेटिंग भी करता हूं, और चूंकि मैं बहुत क्रिटिकल हूं सेक्टर को लेकर, मैं बहुत क्रिटिकल हूं होम ओनरशिप को लेकर, तो बहुत सारे डेवलपर मुझसे बहुत दूरी बनाकर रखते हैं। मुझे नहीं पता मैं उनका कंफ्यूजन कितना दूर कर पाया इस डिस्कशन में, या मैं जो आज आपसे शेयर कर रहा हूं मैं आपका कितना कंफ्यूजन दूर कर पा रहा हूं। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम एक ऐसे कंट्री में हैं जहां स्टॉक मार्केट बहुत रेगुलेटेड नहीं है, जैसे कि बहुत सारे मैच्योर्ड ग्लोबल मार्केट में होता है। इवन हमारे यहां सेबी चेयरपर्सन के रोल पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो ऐसे में रियल एस्टेट एज एन असेट क्लास मेरे टॉप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल, यहां होती है आपके मतलब की बात। मैं हमेशा यह मेंटेन करता रहा हूं कि रियल एस्टेट बेस्ट असेट क्लास नहीं है, लेकिन आपको रियल एस्टेट तब खरीदना चाहिए जब आपने एक सर्टेन स्टेज पे अफोर्डेबिलिटी का बेंचमार्क टच कर दिया है और आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स तैयार हो चुके हैं। आपके पास गोल्ड भी है, म्यूचुअल फंड भी है, स्टॉक्स हैं, तो उसके बाद आपको रियल एस्टेट में आना चाहिए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी के तहत। एक और इशू है जिसपे साथ में बात करना मुझे जरूरी लगता है। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं ऑनलाइन और कई सोशल इवेंट्स में, जब लोग मुझसे पूछते हैं और मिलते हैं तो वो मुझे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर रेफर करते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर नहीं हूं और मैं रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनना एस्पायर भी नहीं करता हूं। मैं एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूं और मैं हमेशा एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट के तौर पे मैं एंटाइटल्ड हूं कि मैं चीजों को, रियल एस्टेट की दुनिया को क्रिटिकली देख सकता हूं। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज यह है कि ये जो रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया है हमारे यहां, ये काफी रिग्ड है। जितने लोग हैं वो रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर कम है, इन्फ्लुएंस पेडलिंग ज्यादा कर रहे हैं। उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर लें और आपको समझ में आ जाएगा कि उनका परसेप्शन बायस किधर है, वो किधर आपको ले जाना चाहते हैं। मेरे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो पब्लिकली ओपिनियन रखता हूं उसका मेरे बिजनेस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, और इसीलिए मैं अक्रॉस द मीडिया स्पेक्ट्रम, यूट्यूब हो या टीवी चैनल हो, खुलकर अपनी बात कह पाता हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। और क्यों करता हूं? क्योंकि मेरा जो दशक से ज्यादा का रियल एस्टेट की दुनिया का एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि आप
मेरे एक्सपीरियंस से सीख लें, बजाय इसके कि आप खुद गलती करके सीखें। ये एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट का अपना कॉन्साइन है, क्योंकि रियल एस्टेट की जो दुनिया है उसमें पूरे हर तरफ शार्क बैठे हैं, चाहे बिल्डर हो, ब्रोकर हो या बैंक हो, वो सब आपको एक कंज्यूमर बनाकर रखना चाहते हैं, एक ऐसा कंज्यूमर जो कर्ज के बोझ तले दबा हो। और हां, सरकार भी इसमें एक पार्टी है। आप पूछेंगे कैसे? सरकार भी यह चाहती है कि आपका जो हार्ड अर्न मनी हो वो आप घर खरीदें, ताकि आप उन्हें टैक्स दे चुके पैसे पे फर्दर जीएसटी दें और स्टैंप ड्यूटी दें। वो कहते हैं ना, एक इंसान जो कर्ज और जिम्मेदारी तले दबा होता है वो हमेशा एक आइडियल कैंडिडेट होता है, क्योंकि वो एक फ्री सोल नहीं होता है, वो एक रेस्टलेस सोल में टर्न नहीं हो सकता है। वो आपसे बहुत सारे सवाल नहीं उठाएगा, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और कर्ज तले दबा रहेगा। चूंकि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जो है वो पूरे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल विजडम नहीं पढ़ाया जाता है। हम एक ऐसे इकोसिस्टम में हैं जहां की एक रैट रेस को सेलिब्रेट किया जाता है। और रैट रेस क्या है? किसने कितना पैसा कमा लिया, कौन कितना दिखा सकता है, किसके पास रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट सबसे बड़ा फ्लॉन्ट करने का एवेन्यू है, और यही वजह है कि रियल एस्टेट को सब रियल एस्टेट को रियल असेट कहते हैं, क्योंकि आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ ओनरशिप और प्राइड देता है। एक एवरेज इंडियन के पास आज की तारीख में गर्व करने के लिए जब कुछ नहीं होता है, तो वो अपना वेल्थ पे, अपने कमाए पैसे पे गर्व करना चाहता है, और उसके लिए रियल एस्टेट को वो दिखाकर समाज में एक एक्सेप्टेंस लेता है कि वो भी अब अराइव कर चुका है। क्या ये सच नहीं है? आप अपने आसपास लोगों को इवैल्यूएट करके देख लीजिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रियल एस्टेट को लेकर, फाइनेंशियल वर्ल्ड को लेकर थोड़ा सा एजुकेट कर सकूं। आपको एक कर्ज के बोझ तले दबा रियल एस्टेट ओनर नहीं होना है, एक ऐसा इंसान नहीं होना है जो अपनी जिंदगी के इनिशियल 10 साल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के इनिशियल 10 साल पैसे कमाता है, जोड़ता है, जमा करता है, ताकि डाउन पेमेंट दे सके एक घर के लिए, और अगले 20 साल वो उसका ईएमआई भरता है। आपकी जिंदगी के प्रोफेशनल लाइफ के 30 साल आपका घर बर्बाद कर देता है। इंडिया में जो वेल्थ इनइक्वालिटी है उसमें आप सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाते हैं, और ये नंबर जो है वो पिरामिड में आपको हमेशा नीचे की तरफ धकेलता रहता है, जहां आपको इंटरेस्ट बर्डन, जो आप ईएमआई पे कर रहे हैं बैंक को, वो सिर्फ इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, उस पर एडेड कॉस्ट ये है कि आपके साथ हमेशा एक फाइनेंशियल स्ट्रेस बना रहता है, और आप जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज इसी वजह से करते हैं। वो कहते हैं ना, पिक योर पॉइजन वाइजली। अगर आपको कर्ज के तले दबा एक उपभोक्ता बनकर रहना है, अगर आपको घर खरीदकर कर्ज में डूबे इंसान के तौर पे जीना है या नहीं, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। आई जस्ट रेस्ट माई केस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।